नमस्कार साथियों, विनय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज की क्लास में हम लोगों को नंबर्स के विषय में पढ़ना है। संख्या पद्धति हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसी में आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो क्लास जो है आप लोग शेयर कर लीजिएगा, बाकी बच्चों के साथ भी जो है साझा कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। दूसरा काम जो है कॉपी पेन लेके बैठना है जो है, और आपको नोट्स जो है बनाते रहना है। ठीक, चलिए फिर नंबर्स के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में जो है कौन से नंबर होते हैं, संख्याओं के प्रकार क्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, दशमलव, ये सब क्या होते हैं, इनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो पिछली क्लास में जो भी पढ़ा था उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो, संख्याओं के विषय में संख्याएँ क्या क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो क्लासिफिकेशन जब आप करते हो तो चूँकि संख्याओं का क्लासिफिकेशन करना है तो इसका मतलब होता है संख्याओं को अलग अलग भागों में बांटना, है ना। तो देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए संख्याओं की यानी नंबर्स की, तो नंबर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो आप कहते हो सर वास्तव में तो दो प्रकार हो सकते हैं। अगर सिंपल सा बांटा जाए, एक होता है वास्तविक, एक होता है आपका वास्तविक संख्याएं, जिसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स, है ना। एक होता है वास्तविक जिसका मतलब होता है रियल नंबर, और दूसरा होता है आपका कौन सा, काल्पनिक संख्याएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, है ना, इमेजिनरी नंबर। और तीसरा आपका, चूँकि जब इन्हीं को चाहे तो मैं सम्मिश्र संख्याएं लिख के दो पार्ट में बांट देता, या संख्या लिख के मैंने क्या किया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो वही क्या बन जाता है, सम्मिश्र संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो तीन प्रकार से हो सकता है। जैसे वास्तविक की बात करें तो देखो, वास्तविक संख्या क्या होती है, तो आप ये कह सकते हो कि सर ऐसी संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सकता है, ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो सीधा सीधा डेफिनेशन लिखनी है आपको कि जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, काल्पनिक कहेंगे। अच्छा, ये देखो, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है और इसे नहीं किया जा सकता। तो संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा की बात की जाए अगर, तो संख्या रेखा जिसे हम कहते हैं नंबर लाइन, और बचपन में आपने नंबर लाइन के बारे में जरूर पढ़ा होगा, एक ऐसी लाइन जिस पे नंबर्स को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट। देखा होगा आपने, बीच में जीरो होता है और बाएं साइड आते हैं तो संख्याएं कैसी शुरू हो जाती हैं, ऋणात्मक, -1, -2, कहाँ तक, माइनस का इनफाइनाइट तक, 1, 2, 3, और कहाँ तक, प्लस का इनफाइनाइट तक, है ना। तो अगर देखा जाए तो जो संख्याएं होती हैं वो इसी लाइन पे प्रदर्शित की जाती हैं। जैसे जीरो तो हो गया आपका बीच में, ये जीरो भी क्या है, जीरो एक पूर्णांक है, और ये 1, 2, 3 माइनस में ये जितनी संख्याएं मैंने लिखी हैं सब क्या है, पूर्णांक हैं। तो यानी कि जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी आपके भिन्न हैं, जैसे मान लो 0 और 1 के बीच में दशमलव आएगा, कौन सा आएगा, 0.5 आएगा, या इसी 0.5 को क्या कहते हैं, 1/2 कहते हैं। इसी के बीच में आपका आएगा 0.6, 0.7 या 1.5, 2.5, सारी नंबर। जैसे 0 के पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे -1/2 आएगा, ये है आपका 1/2। तो ये सारे के सारे नंबर जो है, या मान लो कि इसी में √2 आता है आपका, यानी कि √2 के विषय में 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, इतना लंबाई का लेके जब खींचते हैं जो है, तो √2 की जब सर्कल बनाते हैं जो एक,
तो यहाँ पे आता है √2 का मान कहीं पे, जिसका मान होता है √2 1.414। यानी कि आपने इसको रिप्रेजेंट करना सीखा होगा, जो है आप 6, 7, 8 की क्लासों में जो है आपने सीखा होगा, या मान लीजिए नहीं भी सीखा है तो इसको सीखना जरूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इसको जो है डिनोट करना नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको केवल जानना है कि ये नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये सारे के सारे नंबर जो इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। और जिन्हें इस पे नहीं डिनोट किया जा सकता है, तो भाई कौन से ऐसे नंबर हैं जिन्हें नहीं डिनोट किया जा सकता है, तो आप सीधा सीधा समझ लीजिएगा सर, जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं जब उनका रूट हम निकालते हैं, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का जो रूट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है कि सर √4 का मान तो हम जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है 2, है ना। √9 का मान क्या होता है, प्लस माइनस 3, यानी कि प्लस भी 3 होता है और माइनस में भी क्या होता है, 3 होता है, क्योंकि -3 का 2 बार गुणा करेंगे वो भी क्या आ जाएगा, +9, मतलब 9 आ जाएगा, और -2 का करेंगे 4 आ जाएगा। तो आपको लेकिन अगर ऐसा दे दिया जाए कि -√4, तो अब आप कहोगे सर इसका कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, क्योंकि इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। कहीं लिख दिया गया -9 और इसका रूट, तो अब ये संख्याएं जो हैं, इस प्रकार की संख्याएं, ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो इसलिए इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। यानी काल्पनिक संख्याओं में अगर डायरेक्ट कहा जाए तो आप इसका एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल क्या होता है, काल्पनिक होता है। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल जो होता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे तो आप कहोगे सर √-9 हो गया, √-5 हो गया, √-7 हो गया, मतलब रूट में है अगर माइनस में संख्या एक्सेट्रा, तो ये सारे नंबर क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। और चूंकि माना गया है कि जो काल्पनिक संख्या है इनका जो वर्गमूल -1 है, इसका माना गया है कि √-1 की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, आई के, आयोटा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी आपसे कहीं पूछा जाए कि -1 में रूट लगा हो तो इसका मान क्या होता है, आई, और इसी को अगर वर्ग कर दें तो i² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। आपसे सवाल सिंपल सा पूछ लिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या काल्पनिक संख्या है, और मैं ऑप्शन आपको दे दूं कि -√2, और कह दिया जाए कि जो है √3 ऐसे दे दिया जाए, और रूट में जो है -3 लगा दिया जाए और लिख दिया जाए पाई, और A, B, C और D ये 4 ऑप्शन हो, और आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है, है ना। तो इसका कमेंट आप लोग कर दीजिएगा अगर आप लोग जानते हैं तो, ठीक। तो ये तो रही बात जो है काल्पनिक संख्याओं के विषय में। अब आ जाते हैं हम लोग वास्तविक संख्याएं। तो मैंने आपसे कहा कि ऐसी संख्याएं जिन्हें, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए पहले कि अगर बात की जाए सम्मिश्र संख्या की, तो अगर वास्तविक और काल्पनिक को मिला दिया जाए, यानी कोई संख्या A है वास्तविक और काल्पनिक अगर है तो जो है B के साथ I लग जाए, है ना, A + IB या A + BI, ये सब संख्या क्या हो जाएंगी, काल्पनिक। जैसे 5 + 3I, इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी ये क्या होंगी, ये संख्याएं क्या होंगी, काल्पनिक। यानी कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे आपने 2 बातें पढ़ी कि वास्तविक क्या होती है और काल्पनिक क्या होती है। तो वास्तविक का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, और काल्पनिक का मतलब होता है जिन्हें डिनोट नहीं कर सकते, या ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल भी क्या होता है, काल्पनिक होता है। अब वास्तविक में आपके दिमाग में आएगा सर कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग लगा लीजिएगा वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जिसे आप कहते हो रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं में देखो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो आप इसको क्लासिफाई करोगे तो वास्तविक संख्याओं का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 2 प्रकार से। एक आपका हो जाएगा कौन सा, परिमीय संख्याएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, अपरिमीय संख्याएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल
इर्रेशनल नंबर्स। ठीक, अच्छा ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखते हैं, ये पता भी होगा आपको, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, ऐसी कोई भी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। और ये तो आप पता ही है आपको कि अगर p/q के रूप में लिखा जाएगा तो q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो कोई भी संख्या जिन्हें आप p/q यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकेंगे वो क्या हो जाएगी, परिमेय। और दूसरा ध्यान रखना है कि ऐसी कोई संख्या जो है, हाँ इसी में आप दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याएं या दो संख्याओं के बीच में, दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट कि जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती हैं, परिमेय। दूसरा पॉइंट, दो संख्याएं अगर हैं तो उनके बीच में परिमेय संख्याएं कितनी होती हैं, अनंत होती हैं। अभी आगे डिस्कस करेंगे ये जो है। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अगर आपसे ये कह दिया जाए, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि a और b कोई दो संख्या है, a और b के बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाए, तो आप इन दोनों का माध्य निकाल देंगे, है ना। इनके बीचों बीच की जो परिमेय संख्या होगी वो इनका माध्य होगी कि a और b के बीच की परिमेय संख्या। तो आप कहोगे सर a + b/ क्या हो जाएगा 2। कई बार यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है इस पे सवाल। जैसे मान लो आपसे कह दिया जाता है कि 1/2 और 1/3 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ के और 2 से क्या कर दोगे, भाग, आपका क्या आ जाएगा, उत्तर, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि a और b के बीच की परिमेय संख्या अगर कहा जाए तो a + b/2, और अगर इसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं यानी कि a और b के बीच परिमेय संख्याएं निकालनी हो, बहुत सारी निकालनी हो, तो ak + b/k + 1, जहाँ पर आपको याद रखना है कि k की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, है ना। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि परिमेय संख्याओं मैंने 4 पॉइंट आपको बताए। पहला पॉइंट कि ऐसी संख्या जिन्हें भिन्न के रूप में लिख सकते हैं परिमेय कहलाती है। दूसरा पॉइंट आपको बताया गया कि कोई दो संख्या है, जैसे मान लो सवाल पूछा गया यूपी टेट के एग्जाम में कि 2 और 3 के बीच परिमेय संख्याएं होंगी, तो वो आपसे कह देगा कि जो है 2.5 या आपसे कह देगा 3 या कह देगा 2 या कहेगा अनंत। तो अब 2 और 3 के बीच परिमेय संख्याएं होंगी पूछा है, तो वास्तव में कितनी होंगी, अनंत होंगी, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर पूछा होता कि 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या, तो आप ये बता देते कि सर 2 और 3 के बीच की होती है 2.5, है ना, 2.5 उसके बीचों बीच। लेकिन अगर कितनी होंगी तो क्या बताएंगे, अनंत संख्याएं होंगी। ठीक, तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपसे a और b के बीच की परिमेय संख्या पूछा तो a + b/2, और अगर a b के बीच परिमेय संख्या, बहरहाल ये एकेडमिक में पूछा जाता है कि 5 संख्याएं निकालिए, 7 संख्याएं निकालिए, तो ये आपका पार्ट नहीं है। केवल आप ये वाला याद रखिएगा कि a और b के बीच की परिमेय संख्या जो होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। और a और b के बीचों बीच परिमेय संख्या a + b/2 होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ से थ्योरी पे सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं, और थ्योरी पे ही आएगा भी, आपका जो क्वेश्चन आएगा वो थ्योरी पे ही आएगा। दूसरा पार्ट है आपका अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याओं में आपको याद रखना है कि सर अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वे सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कौन सी संख्याएं, तो ध्यान रखना कि जितने भी अशांत अनावर्ती दशमलव होते हैं, तो अशांत अनावर्ती दशमलव कैसी संख्याएं होते हैं,
अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जितने भी अशांत अनावर्ती दशमलव होते हैं वे सब क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं होते हैं। तो जो अशांत अनावर्ती दशमलव होते हैं जैसे कि उनका मान होता है पाई। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय है। कई बार पूछा गया है हर एक एग्जाम में। √2 कैसी संख्या? अपरिमेय। √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय। 2 + √3 ये भी क्या है? अपरिमेय। तो ये सारे नंबर जो है एक्सेट्रा आप कहते हो सर ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, भिन्न नहीं बना सकते हैं, वो क्या होती हैं? अपरिमेय। अशांत अनावर्ती दशमलव जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं? अपरिमेय। एग्जाम्पल पाई, √2, √3 जिनको भी भिन्न में नहीं लिख सकते, ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर इसी में अगले पॉइंट की बात की जाए तो जैसे आपसे कहा जाए कि ये बताइए कि दो संख्याओं के बीच, यहाँ भी ध्यान रखिएगा कोई भी दो संख्याएं होंगी तो दो संख्याओं के बीच, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है, दो संख्याओं के बीच परिमेय भी अनंत होती है और अपरिमेय भी। दो संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एक एक पॉइंट नोट करते जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दो संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय में भी मैंने बताया था कि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, साथ साथ अपरिमेय में भी ध्यान रखना दो संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो बहुत सारी होती हैं। और ऐसे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए और बी के बीच, मैंने आपको परिमेय तो बताया था, ए और बी के बीच की परिमेय संख्या तो a + b/2, या अगर पूछा जाए कितनी तो अनंत। लेकिन अगर कहा जाए ए और बी के बीच अपरिमेय संख्याएं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये हो जाएगा √AB या √AB या 4/√AB, और इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा। क्योंकि अनंत होती हैं तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट एग्जांपल ऐसे पूछा जाए कि ये बताओ 2 और 3 के बीच की अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, तो आप कहोगे सर 2 × 6, और √6 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये दो पॉइंट भी आप अपने नोट्स में आगे कर लीजिएगा। परिमेय में उतने 4 पॉइंट थे, अपरिमेय में भी 4 पॉइंट ही मैंने लिखवाए हैं। क्या क्या लिखवाया? अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या होती है। दूसरा a और b के जो है अपरिमेय संख्या, दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याएं कितनी होती हैं? तो मैंने आपको बताया अनंत होती हैं। तीसरा a और b के बीच अपरिमेय संख्याएं √AB, √AB, 4/√AB। मैंने यहाँ √AB क्यों लिखा है? क्योंकि अगर मैं आपसे कह दूं कि 4 और 9 के बीच अपरिमेय बताओ, और अगर आपने इसका √ निकाल दिया तब तो 9 × 36 क्या हो जाएगा? 6, और 6 कैसी संख्या है? परिमेय। तो जब आपका इस टाइप का नंबर हो 4 और 9 तो आप तुरंत क्या निकाल दोगे? √ आप कहोगे सर ये √36, और √36 का मान अपरिमेय होता है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि जब आपका अपरिमेय संख्या निकालनी हो तो √AB, √AB। और दूसरा यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बचपन से आप जान रहे हैं, कई बार पढ़े हैं कि पाई एक कैसी संख्या है? अपरिमेय। पाई अपरिमेय क्यों है? आप कहोगे सर चूंकि पाई का मान तो भाई वैसे तो आप कहते हो सर 22/7 होता है, और 22/7 तो भिन्न है। तो देखो भाई 22/7 होता है क्या? परिमेय, जबकि पाई क्या होता है? अपरिमेय। तो आपके दिमाग में आएगा सर ये कौन सी बला है? ये बला ऐसी है कि पाई का जो वास्तविक मान है वो 22/7 नहीं है, ये इसका सबसे नज़दीकी मान है। पाई का सबसे नियरेस्ट मान क्या है? 22/7, क्योंकि ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। 22/7 आप डिवाइड करेंगे तो ये 6 अंकों के बाद क्या हो जाएगा? रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जबकि पाई का मान 40,000, 50,000, 20,000, 30,000 अंकों तक बढ़ता जाता है, कभी रिपीट होना शुरू नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि पाई क्या होता है? अशांत अनावर्ती दशमलव होता है, और जितने भी अशांत अनावर्ती दशमलव होते हैं वे सब क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। तो अभी आगे चल के हम आपको बताएंगे कि अपरिमेय संख्याओं के विषय में भी जो अशांत अनावर्ती दशमलव होते हैं वहाँ पे भी इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए, ये तो रही बात परिमेय की और अपरिमेय की। मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड सारे पॉइंट करवा दिए हैं। एग्जाम में जितने भी संभव होंगे इतने से ही आपका मिल जाएगा। दूसरा, अभी इस पे जो लैंग्वेज बेस्ड सवाल बनते हैं वो भी हम लोगों को करना पड़ेगा, काफ़ी कुछ सवाल। तो अभी के लिए आप जो है
इसको जो है पढ़ते रहिए ध्यान से। अभी सवाल पे भी हम लोग आगे आएंगे, लेकिन अभी हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्याओं के क्लासिफिकेशन पे। तो देखो परिमेय संख्याएं जिसे हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं कितने टाइप की होती हैं? तो भाई वास्तव में ये 2 प्रकार के आप इनको क्लासिफाई कर सकते हो। जितने भी पूर्णांक हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स। और दूसरा आपका भिन्न, जितने भी भिन्न हैं, या इन्हें हम कहते हैं दशमलव। तो आप कहोगे सर जो है फ्रैक्शन या डेसिमल। ठीक, तो एक हो गया आपका पूर्णांक और दूसरा हो गया भिन्न या दशमलव। तो जितने भी पूर्णांक हैं वे क्या हैं? तो आप कहोगे सर जितने पूर्णांक हैं वे क्या हैं? परिमेय हैं। जितने भिन्न हैं वे सब क्या हैं? परिमेय हैं। अच्छा, भिन्न दशमलव एक ही वास्तव में होता है, लेकिन एक दशमलव ऐसा है जो परिमेय नहीं होता है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पूर्णांक के विषय में अगर बात करें तो परिमेय संख्याएं मैंने आपको बता दिया कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। अब उसमें क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं कि परिमेय 2 प्रकार की होती हैं, पूर्णांक और भिन्न। तो अब आ जाएंगे डायरेक्ट हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन पे, जो कि हमारा क्या होगा? पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक के विषय में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि सर जो पूर्णांक होते हैं वे क्या होते हैं? पूर्णांक जिन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स। तो संख्या रेखा पर जो आप संख्याएं डिनोट करते हैं, तो उसमें सभी संख्याएं जो है पूर्ण संख्याओं को जिनको भी डिनोट करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। मतलब जो संख्याएं दशमलव में नहीं होती हैं वे सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। तो देखिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक में आपका होता है कौन कौन सा? तो आप कहोगे सर एक होता है हमारा ऋण पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक, और एक होता है आपका 0, और एक होता है आपका धन पूर्णांक। ठीक, अच्छा, ऋण पूर्णांक -1, -2, -3, -4 कहाँ तक? माइनस का इनफाइनाइट तक। और धन पूर्णांक की बात की जाए 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक? प्लस का इनफाइनाइट तक। और 0 आपका अलग से ही पूर्णांक होता है, इसे कहते हैं ना तो धन और ना ही ऋण। ना तो धन पूर्णांक और ना ही ऋण पूर्णांक है 0, है ना। तो अब यहाँ पे देखो ऋण पूर्णांक -1, देखो पूर्णांक का नाम से स्पष्ट है, पूर्ण अंक, यानी कि ऐसे अंक जो सब क्या है? पूर्ण है, दशमलव ना हो, भिन्न ना हो, वे सब क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। तो अब आप कहते हो कि सर यहाँ से अगर देखा जाए तो कुछ बातें इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो अगर हमसे कहा जाए कि सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक, तो आप क्या बताएंगे? तो सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक क्या होता है? -1, क्योंकि यहाँ पे देखो जब संख्या रेखा हम बनाएंगे तो ये तो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। -1, -2, -3 और माइनस का इनफाइनाइट। तो सबसे छोटी संख्या जो होती है माइनस इनफाइनाइट से होती है, कि मतलब बता नहीं सकते हम सबसे छोटी, और ना तो हम सबसे बड़ी बता पाएंगे, क्योंकि सबसे छोटा और सबसे बड़ा ज्ञात करना मुश्किल है ना, क्योंकि बता ही नहीं सकते, क्योंकि संख्याओं का कोई भी अंत नहीं है, अनंत संख्याएं हैं। लेकिन हाँ, ऋण पूर्णांकों में सबसे बड़ा ये होता है भाई, -2, -3 ये सब क्या है? छोटा है। अगर आप छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो -3 बड़ा है किससे? -2 से। -2 बड़ा है किससे? सॉरी, -3 से बड़ा है -2, और -2 से बड़ा है क्या? -1, -1 से भी बड़ा है 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, और सबसे बड़ा ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक अगर कहा गया तो आपका क्या हो गया? -1। और आपसे कहा जाए सबसे छोटा धन पूर्णांक, तो आप याद रखिएगा सबसे छोटा धन पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है, प्लस का 1 होता है। तो यहाँ पे 0 जो है वो ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। तो अब आप देखिएगा कि धन पूर्णांकों में हम सबसे बड़ा पूर्णांक नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कहाँ तक संख्या है? इनफाइनाइट। ऋण में भी हम सबसे छोटा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि माइनस का इनफाइनाइट तक है। हाँ, लेकिन हम -1 सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कहते हैं, और सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या कहते हैं? 1 को कहते हैं। अब अगर आप देखोगे तो इन्हीं पूर्णांकों में, धन पूर्णांकों में 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। अभी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि धन पूर्णांक का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो धन पूर्णांकों में 2 प्रकार की संख्याएं हैं, एक हो जाएगी आपकी सम और दूसरी क्या हो जाएगी? विषम। सम संख्याओं को देखोगे उसमें भी 2 प्रकार की, भाज्य और अभाज्य। और विषम में आप देखोगे उसमें भी 2 प्रकार की,
भाज्य और अभाज्य, तो इतना क्लासिफिकेशन इनका है। फिर हम लोग आ जाएंगे भिन्न और दशमलव पे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए इतने पे ही जो है हम लोग इसको रोकेंगे। अगली क्लास में हम लोग धन पूर्णांकों को क्लासीफाई करेंगे और क्लासिफिकेशन का लमसम पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तब तक आप लोगों को करना क्या है कि बाकी लोगों को भी शेयर करिए। और देखिए जल्द ही जो है ज्योमेट्री की भी क्लास स्टार्ट करेंगे पैरेलल में, है ना, कि नंबर सिस्टम चलता रहेगा और ज्यामिति भी चलेगा। आपका कुछ व्यवस्था होनी है वो हो जाए, उसके बाद जो है ज्यामिति की भी क्लास आपकी स्टार्ट होगी। ठीक, तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी आप लोग भाई शेयर करिए और थोड़ा सा सपोर्ट करिए चैनल को, बाकी लोगों के साथ जो है शेयर करिए, सब लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, और उसके बाद हम लोग अपनी क्लासेस को इसी पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।